ये आप देख सकते हैं, उत्तराखंड लाइकली टू पास यूसीसी बिल इन असेंबली सेशन। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कब से क्या चीजें हुई हैं, बीजेपी की जो सरकार है वहां। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। देखिए 5 फरवरी को एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है उत्तराखंड असेंबली के द्वारा, जिसके तहत बताया जा रहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है उसको पास किया जाएगा। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, 5 मेंबर की कमिटी बनाई गई थी जिसको लीड किया जा रहा था बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा, और बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो 2 फरवरी को सबमिट कर दिया जाएगा। देखो ये जो कमिटी है इनको कई बार एक्सटेंशन दिया गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फाइनली 2 फरवरी को ये लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे और 5 फरवरी को ये जो बिल है यूसीसी का वो ऑलमोस्ट पास हो जाएगा। तो लो इसके बारे में आपको और आगे बताऊंगा, उसके पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। देखो इसके नाम से आप समझ पा रहे हो कि हम सिविल की बात कर रहे हैं, मतलब कि आज के डेट में अगर हम भारत में बात करें तो जो क्रिमिनल कोड है वो तो आप सबको पता ही है कि वो आपका यूनिफॉर्म है, मतलब चाहे वो किसी भी धर्म से पर्सन हो। ऐसा तो है नहीं कि यहां पर अगर कोई एक जुर्म कर रहा है और हिंदू को उसके लिए अलग सजा हो रही है, मुस्लिम को अलग सजा हो रही है, सिख को अलग सजा हो रही है, क्रिश्चियन को अलग हो रही है। तो क्रिमिनल वाले केस में तो आप सबको पता है कि यूनिफॉर्म है, जो जैसा करता है, जिस तरह की सजा सुनाई जाती है वैसा ही होता है। लेकिन यहां पर सिविल मामले में अगर आप देखोगे तो कुछ चीजों में, मैं बात कर रहा हूं कुछ चीजों में, वहां पर जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उसके हिसाब से कानून जो है लागू होता है। जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस के जो लॉज हो गए, अडॉप्शन हो गया, इन सब कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें अलग अलग धर्म के हिसाब से जो चीजें हैं भारत के अंदर लागू होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान के अंदर आपको पता होगा आर्टिकल 44 ये कहता है कि देश में जो सरकार है उनको कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कहा है कि यहां पर अडॉप्ट करना ही चाहिए, लेकिन हां कोशिश करनी चाहिए कि हम देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाएं ताकि देश में हर एक नागरिक के पास समान अधिकार हो। लेकिन आपको पता ही है कि जो आर्टिकल 44 है वो आपका डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ये फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट के अंदर होता तब तो आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते थे, लेकिन यहां पर क्योंकि ये स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है, मतलब कि सरकार के ऊपर छोड़ा गया है, इसलिए ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। यहां पर आर्टिकल 44 में बेसिकली यही बोला गया है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए, यहां पर इंप्लीमेंट होगा ही होगा ऐसा नहीं बोला गया है, आगे चलकर जब भी टाइम सही रहेगा यहां पर उसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो वैसे तो पूरे देश के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, लेकिन क्योंकि यह सिर्फ उत्तराखंड के द्वारा लाया जा रहा है तो अगर यह पास हो जाता है तो वो सिर्फ उत्तराखंड में ही लागू होगा। लेकिन इसके साथ साथ कई लोग यह भी कह सकते हैं कि सर यहां पर बहुत सारे सिविल मैटर्स में तो ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप देखोगे बहुत से सिविल मैटर्स ऐसे हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, गुड्स एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये सब भी तो सिविल मामले हैं। तो वो मामलों में ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी है हमारे देश के अंदर। लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये अलग अलग सरकार ने अमेंडमेंट्स लाए हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट आए हैं, कानून आए हैं, तब जाकर ये बदलाव हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आई है। तो जब उसमें वो चीज लाने की जो बात कही जा रही है ना, उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अलग अलग राज्यों में भी मतभेद है। आपको याद होगा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो आया था नितिन गडकरी जी के द्वारा जो लाया गया था, उसमें कुछ ऐसे राज्य थे जो कह रहे थे कि नहीं हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, इसमें दिक्कत है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि राज्य के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें ना तो वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यूनियन लिस्ट में है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो चाहे जैसे करेगी वैसा ही होगा। यहां पर स्टेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। खैर अब हम आते हैं उत्तराखंड को लेकर कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कब से चर्चा हो रही है, कब से डिमांड उठ रही है कि वहां पर वो लागू होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2014 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था तो उत्तराखंड के अंदर जो बीजेपी है उन्होंने कहा था कि
इनफैक्ट जो पूरी ओवरऑल बीजेपी अगर आप देखोगे 2014 में जब पीएम मोदी चुनाव लड़ने आए थे, गुजरात के उस समय सीएम थे, तो ओवरऑल बीजेपी की तरफ से उस समय बोला जा रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करना चाहते हैं। मतलब ये कैंपेन प्रॉमिस था बीजेपी की तरफ से, और यहां पर जो प्रॉमिस किया गया था उसमें बेसिकली यही कहा जा रहा था जो पर्सनल लॉज हैं रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, आप चाहे किस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, यहां पर मैरिज, इनहेरिटेंस, इस तरह से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। और क्या हुआ अल्टीमेटली 2022 का जो उत्तराखंड का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें स्पेसिफिकली बीजेपी ने कह दिया अपने घोषणा पत्र में कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड हम उत्तराखंड के अंदर तो लाएंगे ही लाएंगे। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है 27 मई को यहां पर 5 मेंबर की कमिटी विच इज लेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, मैंने आपको बताया था रंजना प्रकाश देसाई, उनके अंडर में 5 मेंबर की कमिटी बनाई जाती है और उनको बोला जाता है आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए और साथ ही साथ जो बिल का ड्राफ्ट है उसको भी सबमिट करिए। तो यहां पर जैसे ही ये चीज अनाउंस होती है जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म भी किया था। कांग्रेस का कहना था कि देखिए जो बीजेपी है वो डेवलपमेंट एजेंडा को छोड़कर यहां पर जो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, सोसाइटी को पोलराइज करने वाली चीजें हैं, वो यहां पर बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है। खैर अब हम आते हैं रिपोर्ट को लेकर। यहां पर जो 5 मेंबर की कमिटी बनाई गई थी उनको जो अपना रिपोर्ट है वो एक्चुअली नवंबर 2022 में ही सबमिट कर देना चाहिए था, लेकिन कई बार इनका जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड किया गया और मैं आपको बता दूं जून 2023 में भी बोला गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि यहां पर जो काम है कमेटी का वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई थी। फाइनली अब आपको पता ही है कि 2024 का भी जनरल इलेक्शन आने वाला है, तो उसके जस्ट पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो रिपोर्ट है, मैंने आपको बताया जो कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट है वो अब फाइनली 2 फरवरी को सबमिट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कमेटी के पास बहुत सारे सुझाव आए थे, करीब 2.5 लाख के आसपास सजेशन कमेटी के पास आए थे और उसमें पब्लिक की तरफ से जो पब्लिक है उनको बोला गया था कि अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप देख सकते हो। तो 2.5 लाख सजेशंस आए थे और इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कुछ रिटन सजेशन आया था, ऑनलाइन पोर्टल पर भी आया था, इस तरह की चीजें भी देखने को मिली थी। और पिछले साल सितंबर में जो कमेटी है, ये जो 5 मेंबर की कमेटी है, इन्होंने 38 पब्लिक मीटिंग्स भी किए थे राज्य के अंदर और पब्लिक से सुझाव मांगा था, उनसे बातचीत की थी कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आपको क्या लगता है, तो वो सारी चीजें की गई हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उत्तराखंड के अंदर किन किन चीजों पर बदलाव हो सकता है, मतलब ये जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं जो कमिटी है वो मेनली जेंडर इक्वालिटी पर फोकस करने वाली है। बताया यह जा रहा है कि यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज फॉर ऑल पीपल रिजाइडिंग इन द स्टेट, जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करेगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार बोला जाता है ऐसा, स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कुछ ये कहना होता है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि यहां पर जो कुछ चीजें हैं जैसे पॉलीगैमी हो गया इस्लाम के अंदर, इद्दत हो गया, हलाल हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं उसको हटाना चाहिए। तो उसमें बदलाव करने के लिए यहां पर जो कमिटी है वो एक तरह से फोकस करने वाली है ताकि मेन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट मिल सके। इसके साथ साथ यहां पर एक चीज ये भी बोला जा रहा है कि जो मैरिज का एज है वो उतना ही रखा जाएगा। अभी आपको पता है कि 18 ईयर्स फॉर वुमेन है और 21 ईयर्स फॉर मेन है, तो जो मिनिमम एज है फॉर मैरिज ये सेम ही रहने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बदलाव हो सकता है और वो ये है लिव इन रिलेशनशिप का। देखिए यहां पर रिसेंटली कई ऐसी खबरें आई हैं और कई बार ये बोला जाता है कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में तो आते हैं लेकिन अल्टीमेटली मामला कई बार कोर्ट में चला जाता है। वहां पर जब उनके बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं। कई बार जो आरोप है ये भी लगा दिया जाता है कि जो लड़का है उसने जबरदस्ती किया, फिर इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, तो उसको देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सजेस्ट करने वाला है एक तरह से कि यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा उनको डिक्लेयर करना। अगर कोई भी पर्सन, मतलब अगर आपने शादी नहीं किया है एक दूसरे से, तो अगर आप फिर भी साथ में रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप उसी को कहते हैं, तो यहां पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि आपका लिव इन रिलेशनशिप इस दिन से स्टार्ट हुआ और जब अगर आपका मान लो लिव इन रिलेशनशिप टूटता है तो आपको टर्मिनेशन के बारे में भी बताना पड़ेगा ताकि वहां पर रिकॉर्ड रहे, पता रहे कि हाँ ये लिव इन रिलेशनशिप में है। जैसे शादी होता है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट बताना पड़ेगा। ये होने वाला है एक बड़ा बदलाव। खैर अगर उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो आगे के राज्यों का क्या, व्हाट अबाउट अदर स्टेट्स। मैं आपको बता दूं ये अगर यहां से पास हो जाता है तो हो सकता है बहुत जल्द
जल्द गुजरात और आसाम में भी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिल सकता है। स्पेशली गुजरात गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता दूं, 2022 में यूसीसी को देखते हुए एक कमिटी का गठन किया था। और इनफैक्ट आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने रिसेंटली आसाम का जो करीमनगर इलाका है वहां पर एक हिंदू एकता यात्रा निकालते हुए बोला था कि हम स्ट्रांगली फेवर करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो और भी कई राज्यों में इसका रिपरकशन इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, देश में सिर्फ इकलौता कोई ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हो रखा है, वो है आपका गोवा। अब देखो गोवा में क्या केस था आपको पता ही है, वहां पर पोर्चुगीज का शासन था पहले। पोर्चुगीज जो है उन्होंने लिया हुआ था गोवा, जो हमारा एरिया है। तो 150 साल पहले पोर्चुगीज ने क्या किया था, जो सिविल कोड है दैट इज पोर्चुगीज सिविल कोड, उसको इंप्लीमेंट किया था 150 साल पहले। और आपको याद है 1961 में लिबरेट हो जाता है गोवा, पूरी तरह से भारत का पार्ट बन जाता है। तो जब ये पूरी तरह से भारत का पार्ट बना 1961 में, तब भी जो ये वाला पीसीसी था दैट इज पोर्चुगीज सिविल कोड, उसी को ही अभी भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। मतलब अभी भी गोवा में आपको वो चीज देखने को मिलेगी। और इसीलिए कहा जाता है गोवा बहुत इंपॉर्टेंट कदम होगा, क्योंकि अगर ये चीज होता है अल्टीमेटली, तो ये हो सकता है कि एक लहर से आ जाए पूरे देश में, इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट हो। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, 2 स्टेटमेंट है यहां पर, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी से रिलेटेड। आपको बताना है कौन सा